दोस्तों ये कहानी है उस खूबसूरत कश्मीर की कि जिसको हमारी पूरी दुनिया की जन्नत माना जाता है। दिन था 4 जनवरी सन 1964 का कि जब पूरे ही कश्मीर में हल्ला मचा हुआ था। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। कश्मीर के लगभग 50-60 हज़ार लोग कुछ खास मैदानों में और कुछ खास सड़कों पर इकट्ठा हो चुके थे। इन तमाम के हाथों में काले झंडे मौजूद थे और ये सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर टकटकी बांधकर सिर्फ और सिर्फ एक छत की तरफ देख रहे थे। इनको इंतजार था किसी खास और कीमती चीज का। ये उसी छत की तरफ देख रहे थे कि जिस छत के ऊपर इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी कि भोलानाथ मलिक अपने कुछ साथियों के साथ खड़े हुए थे। कुछ देर के बाद ही भोलानाथ मलिक ने अपने हाथों को उठाया और उनके हाथों में लकड़ी की एक डिब्बी मौजूद थी। लकड़ी की उस डिब्बी को देखकर 50-60 हज़ार लोगों का वो मजमा जो पहले हड़बड़ा रहा था और अफरा तफरी का माहौल बनाया हुआ था, अचानक से शांत हो गया। मगर दोस्तों ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, बल्कि ये लकड़ी की डिब्बी अपने अंदर कयामत समेटे हुए थी, क्योंकि इस लकड़ी की वजह से पिछले कुछ दिनों में पूरी ही दुनिया में वो सब कुछ हुआ था कि जिसके बारे में शायद हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। दरअसल ये लकड़ी की डिब्बी पिछले कुछ दिनों पहले चोरी हो चुकी थी और चोरी होने के बाद न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में ही दंगे शुरू हुए बल्कि बाकी पूरी मुस्लिम दुनिया में भी मानो कयामत आ गई थी। पाकिस्तान लगातार इस मैटर को यूएन ले जाने की बात कर रहा था। इवन कश्मीर से मुख्यमंत्री तक को हटाने की नौबत आ गई थी। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त बीमार चल रहे थे, उन्होंने होम मिनिस्टर के साथ साथ अपने सभी एक्सपर्ट्स की टीमें भी कश्मीर में ही लगा रखी थी। कश्मीर में लगभग हर तरफ इंडियन एक्सपर्ट्स ने ही डेरा डाल रखा था, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था उस लकड़ी की डिब्बी को जल्द से जल्द खोज निकालना। भला खोजने की कोशिश भी क्यों ना की जाती, क्योंकि इस लकड़ी की डिब्बी की वजह से पिछले कुछ दिनों के अंदर ही न सिर्फ सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके थे बल्कि हजारों लोग जख्मी हो चुके थे। इवन हैरानी की बात तो ये है कि दावा यहाँ तक किया जाता है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जान भी उसी हार्ट अटैक ने ली थी, कि जो हार्ट अटैक उनको दरअसल इसी हादसे की वजह से आया था, यानी कश्मीर में होने वाले इस पूरे बवाल की वजह से। इस डिब्बी की वैल्यू यानी इस डिब्बी की अहमियत का अंदाजा हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि जब भोलानाथ मलिक इस डिब्बी को ढूंढने में कामयाब हो गए थे तो दिल्ली से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भोलानाथ मलिक को फोन करके कहा था कि ए मलिक, तुमने सिर्फ डिब्बी को नहीं ढूंढा है बल्कि तुमने कश्मीर को बचा लिया है। फिलहाल दोस्तों अब सवाल यही है कि आखिर इस डिब्बी के अंदर आखिर ऐसा था क्या? इस डिब्बी को क्यों चुराया गया था, कैसे चुराया गया था और बाद में इस डिब्बी को कैसे ढूंढा गया? क्या वजह थी कि इस डिब्बी की वजह से न सिर्फ भारत में ही बल्कि पूरी दुनिया में बवाल मच गया था? तो चलिए अब हम अपने इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस लकड़ी की डिब्बी में कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक बाल मौजूद था। मगर हाँ, ये बाल कोई आम बाल नहीं था, बल्कि ये तो मुसलमानों के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का बाल था, जिसको मुँह मुक़द्दस के नाम से जाना जाता है और जो कश्मीर की हजरत बल मस्जिद के अंदर मौजूद है। मगर अब सवाल ये है कि आखिर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बाल भारत में और भारत में भी खास तौर से कश्मीर कैसे पहुंच गया? तो दोस्तों इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमको थोड़ा और पीछे चलना होगा। ये बात है 17वीं सदी की कि जब सैयद अब्दुल्ला नाम के एक शख्स मदीना से भारत की तरफ आए थे। भारत आते वक्त वो मदीने से 3 मुकद्दस चीज़ें लेकर आए थे, जिनमें से एक थी हज़रत अली की पगड़ी, दूसरी हज़रत अली के घोड़े की जीन, जबकि तीसरी चीज़ थी मुँह मुबारक यानी कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का बाल। ऐसा माना जाता है कि जब सैयद अब्दुल्ला की वफ़ात हो गई थी तो उनकी मौत के बाद इन तमाम चीज़ों को संभालने की जिम्मेदारी उनके बेटे यानी कि सैयद हामिद के पास आ गई थी। अब सैयद हामिद के पास से ये मुँह मुकद्दस कश्मीर कैसे पहुँच गया था, इसको लेकर भी अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ इतिहासकारों का तो ये मानना है कि सैयद हामिद ने दरअसल इस मुँह मुबारक को कश्मीर के एक व्यापारी के जिसका नाम नूरुद्दीन हुआ करता था उनको बेच दिया था, जबकि कुछ के मुताबिक उन्होंने बेचा नहीं था बल्कि एक दिन ख्वाब में खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद हामिद से कहा था कि उन तीनों मुकद्दस चीज़ों में से एक चीज़ नूरुद्दीन के हवाले कर दिया जाए, और इसीलिए सैयद हामिद ने मुँह मुकद्दस को नूरुद्दीन के हवाले कर दिया था। नूरुद्दीन उस दौर में इस मुकद्दस यानी कि पवित्र बाल को लेकर लाहौर आ गए थे। उस दौर में लगभग पूरे ही भारत के इलाके पर मशहूर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत हुआ करती थी। मुगल बादशाह को जब इस पूरे मैटर की खबर हुई तो न सिर्फ नूरुद्दीन को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया बल्कि उस मुकद्दस बाल को लेकर अजमेर की जो मशहूर दरगाह है यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उसमें रखवा दिया गया। हालांकि बाद में यानी सन 1700 में औरंगजेब आलमगीर के ऑर्डर पर ही इस मुकद्दस बाल को अजमेर से कश्मीर की तरफ ट्रांसफर करवा दिया गया था। कश्मीर में सबसे पहले तो इसको नक्शबंद साहिब की दरगाह पर रखवाया गया था, जहाँ पर हजारों
की तादाद में लोग इसका दीदार करने के लिए आते थे, मगर धीरे धीरे इन आने वाले लोगों का आंकड़ा इतना बढ़ गया कि वो जगह छोटी पड़ने लगी। आखिरकार बाद में इसको सादिकाबाद की तरफ शिफ्ट कर दिया गया और सादिकाबाद की जिस मस्जिद में इसको रखवाया गया था उस मस्जिद की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि शुरू में यहाँ पर सिर्फ एक आम इमारत ही हुआ करती थी जिसको जाना जाता था इशरत महल के नाम से, और इस इमारत को बनवाया था 1630 में कश्मीर के एक सूबेदार सादिक खान ने। 1634 में जब इस इलाके का दौरा उस दौर के मुगल बादशाह यानी कि शाहजहां ने किया तो उन्होंने यहाँ पर एक मस्जिद भी बनवा दी, और फिर 1700 में इसी जगह पर ही उस मुकद्दस बाल को ट्रांसफर करवाया गया था, और उसके बाद से ही इस जगह को हजरत बल दरगाह के नाम से जाना जाने लगा था। उस दौर में इस पूरे इलाके की देखरेख की जिम्मेदारी नूरुद्दीन की बेटी इनायत बेगम के हाथों में थी। इनायत बेगम की शादी जिस खानदान में हुई थी उस खानदान के लोग अपने नाम के आगे बंदे लगाया करते थे, और इनायत बेगम की शादी के साथ ही ये बात भी कंफर्म कर दी गई थी कि अब फ्यूचर में हमेशा इस मुए मुकद्दस की जिम्मेदारी यानी इस मुए मुकद्दस की देखरेख बंदे फैमिली के लोग ही किया करेंगे, और ये परंपरा अगली कई सदियों तक चलती रही थी। फिलहाल वक्त गुजरा और दौर आया 1963 का कि जब 27 दिसंबर के दिन एक खादिम के जिसका नाम खलील हुआ करता था और जो हर रात में हजरत बल दरगाह में सोया करता था, वो जब सुबह में उठा उसने वजू बनाया, और वजू बनाकर जब वो मस्जिद के मेन हॉल में पहुंचा ताकि फजर की नमाज अदा कर सके, तो उसकी नज़र जब हुजरा खास पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। दरअसल हुजरा खास उस जगह को बोला जाता था कि जहाँ पर पूरे एहतमाम के साथ उस मुए मुकद्दस को रखा गया था, क्योंकि वहाँ के हालात पूरी तरह से बदले हुए थे, क्योंकि हुजरा खास के चांदी के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर जो एक सेफ मौजूद थी जिसको खोलने के लिए 3 चाबियों की जरूरत हुआ करती थी, उस सेफ को भी तोड़ दिया गया था। खादिम घबरा कर करीब पहुंचा और उसने जब अंदर चेक किया तो उसको पता चला कि वो लकड़ी की डिब्बी के जिसके अंदर वो पवित्र यानी मुकद्दस बाल रखा हुआ होता था वो भी वहां से गायब हो चुकी थी। ये देखकर तो मानो खलील के होश फाख्ता हो गए। वो फौरन दरवाजे की तरफ भागा और सीधा चीफ ट्रस्टी यानी कि अब्दुर्रहमान बंदे के पास पहुंचा। ये खबर आग की तरह फैलती चली गई और अगले 1-2 घंटे के अंदर ही हजारों की तादाद में कश्मीर की सड़कों पर लोग काले झंडे लेकर निकल चुके थे। कुछ घंटों के बाद खुद हजरत बल दरगाह के आसपास भी सिर्फ लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी, ऐसी भीड़ के जिसके हाथों में काले झंडे थे और वो हर हाल में इस चोरी होने वाली मुकद्दस अमानत को वापस चाहते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था कश्मीर के हालात भी बदलते जा रहे थे। अब जगह जगह से गोलियां चलने की खबरें आ रही थीं, दंगे होने की खबरें आने लगी थीं। जलते हुए कश्मीर की लपटें अब धीरे धीरे दिल्ली में भी महसूस की जाने लगी थीं। यही वजह है कि भारत की गवर्नमेंट भी बहुत जल्द ही एक्शन में आ चुकी थी। याद रहे दोस्तों कि ये घटना सन 1960 और 70 के बीच की है, इसीलिए ये उस दौर का कश्मीर था कि जब कश्मीर के सबसे ताकतवर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि शेख अब्दुल्ला को ऑलरेडी जेल में डाला जा चुका था और उनकी जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद को सीएम बना दिया गया था। हालांकि बाद में उनको भी हटाना पड़ गया था और अब उनकी जगह ख्वाजा शमसुद्दीन को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू भी आजादी के बाद से अपने राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। 1962 में चाइना से हारने के बाद वो पुराने वाले नेहरू नहीं रह गए थे, बल्कि बहुत सारी राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे। मगर उसके बावजूद भी वो हादसा कि जो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ था और जिस हादसे के बाद से ही लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई थी, वो दरअसल यही हजरत बल दरगाह का हादसा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जैसे ही हालात को बिगड़ते हुए देखा तो उन्होंने सबसे पहले तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की पूरी टीम को कश्मीर रवाना किया। उनके पीछे देश के होम मिनिस्टर भी रवाना हो गए थे। कश्मीर के जो उस दौर के चीफ मिनिस्टर थे यानी कि शमसुद्दीन, उन्होंने भी हालात अपने हिसाब से संभालने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने चोर को पकड़ने पर 1 लाख तक का इनाम तक रख दिया था, मगर उसके बावजूद भी हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले दिन हालात और भी ज्यादा बुरे होने लगे और जगह जगह से सरकारी दफ्तरों पर हमले होने की खबरें आने लगी। हैरानी की बात तो ये है कि ये मसला अब किसी धर्म का मसला नहीं रह गया था, बल्कि इसको कश्मीरियत से जोड़कर देखा जा रहा था। और शायद यही वजह थी कि कश्मीर में होने वाले ज्यादातर प्रोटेस्ट में मुसलमानों के साथ साथ हिंदू और सिख लोग भी शामिल हो रहे थे। हर तरफ मुए मुकद्दस को वापस लाने की मांगे की जा रही थी और दुआएं की जा रही थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी धीरे धीरे एक अलग ही माहौल बन रहा था। सबसे पहले इस घटना के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र के पास विरोध प्रदर्शन किया गया और उसके बाद पाकिस्तान के नेताओं ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि दरअसल ये जो हजरत बल दरगाह का ये जो पूरा मैटर है ये इंडियन गवर्नमेंट की एक साजिश है। धीरे धीरे हालात और भी ज्यादा बुरे होते गए और अब पाकिस्तान से भी दंगे होने की खबरें आने लगी थीं। पाकिस्तान में तो एक के बाद एक लोगों की जानें भी जाना शुरू हो गई थीं और इन दंगों की वजह से लगभग सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 31 दिसंबर के दिन फाइनली अब भोलानाथ मलिक को भी उनकी टीम के साथ कश्मीर रवाना किया गया। भोलानाथ मलिक ने जब इस पूरे मैटर की छानबीन शुरू की तो उनके दिमाग में सबसे पहले वो चांदी का दरवाजा खटका कि जो दरअसल उस हुजरा खास के बाहर
बाहर लगा हुआ था, क्योंकि उसको देखने के बाद वो समझ गए थे कि दरअसल ये सब कुछ चोरी की नियत से किया ही नहीं गया है, क्योंकि अगर कोई चोर चोरी करता तो उस लकड़ी की डिब्बी के साथ साथ इन चांदी के दरवाजों को जरूर ले जाता। इसीलिए उस दौर में ये थ्योरी भी चलाई गई थी कि किसी इंसान ने खुफिया तौर पर इस मुए मुकद्दस का दीदार करना चाहा था। वहाँ से निकाल कर तो वो ले गया था, मगर जब वक्त पर उसको वापस ना रख सका तो आखिर में उसने इस चीज को चोरी का सीन बना दिया। दोस्तों, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे हालात भी और ज्यादा बुरे होते जा रहे थे। पाकिस्तान की वजह से अब दुनिया के दूसरे मुस्लिम देश भी कश्मीर के इस मैटर को लेकर एक्टिव होने लगे थे। मगर फिर 4 जनवरी के दिन अचानक से शाम में ये खबर उड़ना शुरू हुई कि मुए मुकद्दस वापस आ गया है, मुए मुकद्दस वापस आ गया है, वो लकड़ी की डिब्बी वापस आ गई है। मगर वो लकड़ी की डिब्बी कौन वापस लेकर आया और कैसे लेकर आया, इस बारे में किसी को कुछ खबर नहीं थी, और वैसे भी इन सारी चीजों के बारे में कोई जानना भी नहीं चाहता था। बल्कि सबसे जरूरी चीज उस वक्त थी हालात को बेहतर करना और लोगों को इस बात का यकीन दिलाना। दूसरी तरफ लोग भी शुरू में तो इस डिब्बी की वापसी से काफी खुश थे, मगर फिर बाद में धीरे धीरे लोगों के बीच वहम पैदा हो गया और लोग ये मांग करने लगे कि भाई कैसे यकीन किया जाए कि ये मुए मुकद्दस असली है। हो सकता है कि किसी ने माहौल को कंट्रोल करने के लिए नकली चीजों का इस्तेमाल किया हो। इसीलिए आखिर में ये फैसला लिया गया कि इन तमाम चीजों का फैसला मुस्लिम स्कॉलर्स करेंगे। और फाइनली उस दौर के कश्मीर के सबसे मशहूर सूफी बुजुर्ग के जिनका नाम सैयद मीराक शाह काशानी हुआ करता था, उनको बुलवाया गया। वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा उम्रदराज हो चुके थे और उनकी नजर भी काफी कमजोर हो चुकी थी। इसीलिए उन्होंने लगभग 60 सेकंड तक उस लकड़ी की डिब्बी को घूर कर देखा। इन 60 सेकंड्स में ही कश्मीर की किस्मत तय होने वाली थी कि कश्मीर में अब सुकून और शांति आएगी या फिर वैसे ही माहौल बना रहेगा। लगभग 60 सेकंड तक लगातार उसको घूर कर हर तरफ से देखने के बाद सूफी सैयद मीराक शाह काशानी ने उस डिब्बी के ऊपर मोहर लगा दी। सैयद मीराक शाह काशानी के इस डिब्बी पर मोहर लगाते ही पूरे कश्मीर में खुशी का माहौल हो गया। दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी चैन की सांस ले रहे थे। मगर दोस्तों, अब आखिर में सवाल तो फिर भी यही बचता है कि आखिर उस लकड़ी की डिब्बी को चुराया किसने था। तो जैसा कि उस दौर के होम मिनिस्टर यानी कि गुलजारी लाल नंदा की तरफ से संसद में ये बताया गया था कि दरअसल इस चोरी में 3 लोगों का हाथ था, जिसमें से एक तो खुद दरगाह का खादिम था जबकि दूसरे का ताल्लुक पाकिस्तान से था। बाद में इन लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार भी किया गया था। मगर दोस्तों, कश्मीर के आम लोगों में इस चोरी से रिलेटेड एक अलग ही कहानी चलती है। उनके मुताबिक चोरी तो कभी हुई ही नहीं थी, बल्कि जो दरगाह का खादिम था उसको बस बलि का बकरा बनाया गया था। हुआ ये था कि बख्शी गुलाम मोहम्मद के जिनको किसी दौर में कश्मीर का सीएम बनाया गया था, जिनके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, उनके घर की एक बूढ़ी औरत इस मुए मुकद्दस का पर्सनली यानी अकेले में दीदार करना चाहती थी। इन्हीं बूढ़ी औरत ने उस लकड़ी की डिब्बी को वहाँ से गायब करवाया था और बाद में वहाँ पर रखवा भी दिया था। फिलहाल दोस्तों, 1963 में होने वाले इस हादसे से जुड़े अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि जिनके जवाब नहीं ढूंढे जा चुके हैं। लेकिन हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये वही हादसा था कि जिसने जवाहरलाल नेहरू की तबीयत में वो बिगाड़ पैदा किया था कि जिस बिगाड़ ने कुछ महीनों के बाद उनकी जान ले ली थी। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।